नेक्स्ट मेथड है फेज डिस्क्रिमिनेटर मेथड। तो इसमें हमारे पास दो मेथड थे, एक था हमारे पास फोस्टर-सिली मेथड और एक रेशियो डिटेक्टर मेथड। तो इस केस में हम क्या करेंगे, जो हमने लास्ट प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा था कि फ्रीक्वेंसी डिफरेंस के थ्रू हम लोग एम्पलीट्यूड को जनरेट कर रहे थे, फिर उसके थ्रू हम लोग मैसेज सिग्नल को रिकवर कर रहे थे। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे कि जब हमने लास्ट लेक्चर में देखा तो हमने एक डिफरेंशिएटर यूज़ किया था। उस डिफरेंशिएटर की हेल्प से हमने क्या किया था, जनरेट किया था EAM जनरेट किया था। फिर जो हमें एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव मिली थी उसको हमने एक एनवेलप डिटेक्टर से पास किया था। एनवेलप डिटेक्टर से पास करने के बाद हम ओरिजिनल सिग्नल रिकवर कर सकते थे, जो कि हमारा क्या था, मैसेज सिग्नल था इस केस में। तो हमने वहाँ पर क्या यूज़ किया था, डिफरेंशिएटर में हाई पास फिल्टर्स यूज़ किए थे या फिर स्लोप डिटेक्टर्स यूज़ किए थे। वैसे ही फेज डिफरेंस मेथड में हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम फेज डिफरेंस का यूज़ करेंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, ट्यून्ड एम्पलीफायर्स यूज़ करेंगे। ट्यून्ड एम्पलीफायर सर्किट्स का यूज़ करेंगे। उसमें फेज में क्या करेंगे, वेरिएशन करेंगे। जब हम फेज में वेरिएशन करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हमारा जो एम्पलीट्यूड में वेरिएशन देखने को मिलेगा, मतलब कि फेज में वेरिएशन करने से हमारा AM जनरेट होगा, तो एम्पलीट्यूड में वेरिएशन होगा। तो वहाँ से हम उसके बाद फिर क्या करेंगे, उस AM मॉड्यूलेटेड वेव को एनवेलप डिटेक्टर से पास करेंगे, देन मैसेज सिग्नल को रिकवर कर लेंगे। यहाँ पर हमने क्या लगाया हुआ है, FM सिग्नल अप्लाई किया हुआ है। तो वैसे ही हम क्या करेंगे, अब वहाँ पर हमने यूज़ किया था जितने डिफरेंशिएटर सर्किट थे उनको रिप्लेस किया था। तो फेज डिफरेंस डिस्क्रिमिनेटर सर्किट में क्या करेंगे, इस मेथड में हम लोग यहाँ पर फेज डिफरेंस का यूज़ करेंगे, डिफरेंट सर्किटरी यूज़ करेंगे, उसमें फेज डिफरेंस को वेरी कराएंगे, उसके अकॉर्डिंग हमारा AM वेरी करेगा, मतलब एम्पलीट्यूड वेरी करेगा। फ्रीक्वेंसी डिफरेंस मेथड में हमने क्या देखा था कि फ्रीक्वेंसी में हम चेंज कर रहे थे, मतलब कि वहाँ पर जो एम्पलीट्यूड में या फिर जो AM में वेरिएशन हमें दिखाई पड़ रहा था, जो AM वेव जनरेट होकर के आ रही थी वो ड्यू टू डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी आ रहा था। लेकिन फेज डिस्क्रिमिनेटर मेथड में क्या होगा, फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस की वजह से नहीं बल्कि जो फेज में डिफरेंस हम देखेंगे, फेज में डिफरेंस की वजह से हमारा AM मॉड्यूलेटर जनरेट होगा। फिर जो AM मॉड्यूलेटर जनरेट होगा उससे हम लोग मैसेज सिग्नल को रिकवर करेंगे। तो दो मेथड हैं, फोस्टर-सिली डिस्क्रिमिनेटर मेथड एंड सेकेंड है रेशियो डिटेक्टर मेथड। फोस्टर-सिली डिस्क्रिमिनेटर मेथड में कुछ डिसएडवांटेजेस होंगे, कुछ डिमेरिट्स होंगे, उनको रिमूव किया जाएगा सिंपली रेशियो डिटेक्टर मेथड में। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे फोस्टर-सिली डिस्क्रिमिनेटर मेथड। ये फोस्टर-सिली डिस्क्रिमिनेटर मेथड का ब्लॉक डायग्राम या फिर सर्किट डायग्राम मेंशन है। तो यहाँ पर हमने इनपुट में क्या दिया हुआ है, FM वेव अप्लाई किया हुआ है। ये आपका क्या है, ट्यून्ड एम्पलीफायर सर्किट का ब्लॉक है। बाकी ये क्या है, आपका सिंपल स्लोप डिटेक्टर सर्किट का ब्लॉक है, जिसे हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया है। ये जो मेथड है हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्क्रिमिनेटर मेथड से थोड़ा सा डिफरेंट है। तो यहाँ पर जो डिफरेंस है वो क्या है कि यहाँ पर जो हमने यूज़ किया हुआ है ट्रांसफार्मर जो यूज़ है, तो इसकी प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग में हमने कैपेसिटर कनेक्ट किया हुआ है, जो कि इस प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग को एक कैरी फ्रिक्वेंसी FC पर क्या कर देता है, ट्यून कर देता है। तो यहाँ पर एक कैपेसिटर यूज़ किया गया है जो कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग को FC फ्रिक्वेंसी पर, मतलब कि जो हमारे पास कैरियर फ्रिक्वेंसी है उस पर क्या करेगा, ट्यून कर देगा। दूसरा यहाँ पर जो डिफरेंस है कि यहाँ पर केवल एक ही कॉइल यूज़ की गई है, मतलब ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी में हमने केवल एक ही कॉइल यूज़ किया है सेंटर टैप करने के लिए, मतलब कि दो अलग अलग ट्रांसफार्मर्स नहीं यूज़ किए गए हैं। जैसे कि फ्रिक्वेंसी डिस्क्रिमिनेटर मेथड में हमारे पास दो अलग अलग ट्रांसफार्मर थे, सेंटर टैपिंग के लिए हमने अलग अलग ट्रांसफार्मर यूज़ किए थे, लेकिन यहाँ पर ये एक ही ट्रांसफार्मर यूज़ किया गया है, मतलब कि ये अलग अलग कॉइल्स नहीं है, ये एक ही कॉइल है। तीसरा जो डिफरेंस है फ्रीक्वेंसी डिस्क्रिमिनेटर मेथड से, उसमें क्या है कि यहाँ पर हमने एक रेडियो फ्रिक्वेंसी कॉइल यूज़ किया हुआ है, जो कि हमें फेज डिफरेंस प्रोवाइड करता है। जो भी वोल्टेज होगा V1 और जो यहाँ का वोल्टेज होगा, उन दोनों वोल्टेज में क्या फेज डिफरेंस मतलब 90 डिग्री का लैग प्रोवाइड करेगा। तो ये हमारे पास तीन चेंजमेंट दिखाई पड़ते हैं अगर हम कंपेयर करें फोस्टर-सिली डिस्क्रिमिनेटर मेथड को फ्रीक्वेंसी डिस्क्रिमिनेटर मेथड से। तो ये तीन चेंजेस हमें दिखाई पड़ते हैं कि ये तीन चेंजेस हमारे पास हैं इस सर्किट को पहचानने में कि ये फोस्टर-सिली है कि फ्रीक्वेंसी डिस्क्रिमिनेटर मेथड है। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास ये जो वोल्टेज है, यहाँ पर V1 वोल्टेज जनरेट हो रहा है और अगर यहाँ पर V2 वोल्टेज जनरेट हो रहा है, तो ये जो दोनों वोल्टेज हैं ये आउट ऑफ फेज में हैं। उसके बाद यहाँ पर क्योंकि ये आपका क्या है, ये पूरा का पूरा ट्यून्ड एम्पलीफायर है, ट्यून्ड एम्पलीफायर में आपने इनपुट वोल्टेज क्या अप्लाई किया हुआ है, FM वेव अप्लाई किया हुआ है, और इसका जो आउटपुट मिलेगा वो AM वेव मिलेगा। तो यहाँ का जो आउटपुट होगा, इसको हम अगर कह दें कि वो आउटपुट VO1 मिलेगा और इसका आउटपुट जो मिलेगा दूसरे वाले का
VO2 मिलेगा। मतलब कि ये आपके वोल्टेज कैसे होंगे, ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव होंगे, क्योंकि जो आपका ट्यून्ड एम्पलीफायर सर्किट है वो आपको जो वोल्टेज देगा उसका काम क्या है, FM वेव को कन्वर्ट कर देना AM में, मतलब कि फ्रिक्वेंसी को एम्पलीट्यूड में कन्वर्ट कर देना। तो यहाँ से जो आपको वोल्टेज मिलेंगे वो कन्वर्टेड होंगे एम्पलीट्यूड में। तो ये आपका जो आउटपुट वोल्टेज मिलेगा पहले वाले स्लोप सर्किट के लिए, मतलब पहले ऊपर वाला एक स्लोप सर्किट है और एक ही सर्किट है, तो इन दोनों के लिए आपको ये आउटपुट वोल्टेज मिलेंगे। उसके बाद ये सिंपल आपका स्लोप सर्किट है, जो ऊपर वाला अपर सर्किट है वो क्या है, पॉजिटिव स्लोप सर्किट है, नीचे वाला क्या है, नेगेटिव स्लोप सर्किट है, जिसको हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया था। अब देखिए कि यहाँ पर अगर हम इस वोल्टेज की बात करें तो ये दोनों वोल्टेज कैसे हैं, V1 V2 आपके क्या हैं, अपोजिट फेज में हैं। और यहाँ पर जो कॉइल है, इस कॉइल के क्रॉस जो आपका वोल्टेज जनरेट होगा वो क्या होगा, V3 होगा। मतलब कि ये आपको 90 डिग्री का फेज शिफ्ट देगा। इंडक्टर का जो प्रॉपर्टी होता है वो क्या होता है कि वो 90 डिग्री लैग, करंट होगा वो 90 डिग्री क्या करेगा, लैग करेगा। तो इस केस में आप देखिए कि अब यहाँ से अगर आप वोल्टेज निकालोगे, VO1 वोल्टेज अगर निकालो, ये जो VO1 वोल्टेज है वो क्या है, डायोड के क्रॉस ये वोल्टेज है। D1 के क्रॉस क्या है, VO1 वोल्टेज होगा, और डायोड D2 के क्रॉस क्या है, VO2 वोल्टेज है। और यहाँ से जो आप आउटपुट वोल्टेज निकालोगे जो कि आपका ओरिजिनल मैसेज सिग्नल होगा वो क्या हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस मिलेगा आपको इस आउटपुट वोल्टेज में। तो यहाँ से अगर हम आउटपुट वोल्टेज निकालें तो वो क्या निकलेगा, VO1 माइनस VO2, ये आपका क्या हो जाएगा, आउटपुट वोल्टेज होगा। तो अब आप यहाँ से देखिए कि यहाँ से अगर हम VO1 निकालें तो VO1 हमारा क्या निकल जाएगा, V1 प्लस V3 हमारा क्या निकल आएगा, VO1 की वैल्यू निकल आएगी। और अगर हम VO2 निकालें तो ये क्या निकल आएगा, V3 माइनस V2 निकल आएगा। क्यों, क्योंकि हमारा जो V2 वोल्टेज है, हमने अभी बताया था कि जो वोल्टेज, ये दोनों जो वोल्टेज हैं वो एक दूसरे के आउट ऑफ फेज हैं, तो इसलिए अगर ये प्लस में रहेगा तो ये माइनस में रहेगा। तो आपको जो VO2 मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, V3 माइनस V2, क्योंकि V1 और V2 कैसे हैं, एक दूसरे के अपोजिट फेज में है। तो ये जो आपको आउटपुट वोल्टेज मिल गया वो क्या मिल गए, यहाँ पे जो आपको आउटपुट वोल्टेज मिलेगा वो सम मिलेगा दोनों का, और जो यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज मिलेगा वो क्या मिलेगा, V3 माइनस V2 मिलेगा। और जो आपको ओवरऑल वोल्टेज मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, VO1 माइनस VO2 मिल रहा है। अब हम देखते हैं कि अब हम अलग अलग फ्रिक्वेंसीज पर जब ट्यून करेंगे, जब अलग अलग फ्रिक्वेंसीज पर ट्यून करेंगे तो जो हमारा एंगल है, इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो क्या करेगा, वेरी करेगा। जब एंगल आपका वेरी करेगा उसके अकॉर्डिंग आपका जो एम्पलीट्यूड जनरेट होगा वो भी वेरी करेगा। मतलब कि आपका AM मॉड्यूलेटेड वेव एक तरीके से जनरेट हो जाएगी विद द हेल्प ऑफ, जब आप फेज में वेरिएशन कर रहे हो। तो फेज में वेरिएशन कैसे होगा, अभी हमने प्राइमरी और सेकेंडरी को FC फ्रिक्वेंसी पर ट्यून कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, जो हमने ट्यून किया है फ्रिक्वेंसी, ये जो इनपुट वोल्टेज है, इनपुट में जो फ्रिक्वेंसी अप्लाई की गई है, अगर हम यहाँ पर जो फ्रिक्वेंसी अप्लाई कर रहे हैं उसको क्या करें, थोड़ा ज़्यादा पे अप्लाई करें और थोड़ा कम पे अप्लाई करें। तो जब ज़्यादा ट्यून फ्रिक्वेंसी पर अप्लाई करेंगे तो हमारा एंगल क्या होगा, और जब हम कम ट्यून फ्रिक्वेंसी पर अप्लाई कर रहे हैं तो हमारा एंगल क्या होगा। तो इस केस से हमारे पास 3 केसेस बन जाएंगे। पहला जो केस बनेगा, तो अगर आप केस 1 की बात करते हैं तो जो इनपुट फ्रिक्वेंसी क्या होगी, आपकी FM वेव की फ्रिक्वेंसी है। अगर वो जो आपकी कॉर्नर फ्रिक्वेंसी है या फिर सेंटर टैप फ्रिक्वेंसी है, या इसको हम रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी भी कह सकते हैं, उसके अगर इक्वल है, मतलब कि जो आपका इनपुट में फ्रिक्वेंसी आपने अप्लाई किया है, FM वेव की जो फ्रिक्वेंसी है वो आपकी रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी की इक्वल है, तो उस केस में आपका क्या होगा, जो आउटपुट वोल्टेज आपको फाइंड आउट होकर के आएगा, VO1 और VO2 वो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो जब दोनों आउटपुट वोल्टेजेस इक्वल हो गए तो इसका मतलब क्या है कि जो आपको ओवरऑल वोल्टेज मिलेगा वो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अब इस केस में जब ये दोनों वोल्टेज इक्वल हो गए तो यहाँ से जब आप इन दोनों को इक्वल कर देंगे तो यहाँ से देखिए V3 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का V2 हो जाएगा। मतलब कि आपका जो वोल्टेज निकल के आ रहा है V1 V2 वो इक्वल है लेकिन अपोजिट में है। तो जब इसका फेजर डायग्राम आप ड्रॉ करेंगे, तो V3 को आप रेफरेंस लीजिए, ये आपका V3 है। अब यहाँ से V1 और V2 को कैसे ड्रॉ करना है कि ये इक्वल एम्पलीट्यूड के होने चाहिए लेकिन अपोजिट में होने चाहिए। तो V1 आपका कैसा है, पॉजिटिव है, तो V1 को आप पॉजिटिव में ड्रॉ करिए। ये आपका V1 कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया। और जो V2 है उसको आप नेगेटिव में ड्रॉ करिए। एम्पलीट्यूड दोनों के सेम होने चाहिए। तो ये हमने कुछ मान लिया कि V1 एम्पलीट्यूड है, इसका क्या है, V2 एम्पलीट्यूड है, लेकिन कैसे हैं, ये दोनों अपोजिट में है क्योंकि ये माइनस साइन शो कर रहा है। तो यहाँ से जो V1 और V3 का जो रिजल्टेंट मिलेगा वो क्या मिलेगा, हमें VO1 मिलेगा। V1 और V2 का जो रिजल्टेंट है वो क्या मिलेगा, VO1 मिलेगा। और
V2 और V3 का जो रिजल्टेंट मिलेगा, V2 और V3 का जो रिजल्टेंट मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, VO2 मिलेगा हमें यहाँ से। और जो ये एंगल है इन दोनों के बीच का, V1 और V3 के बीच का, अभी इस टाइम पर क्या है, 90 डिग्री एंगल है। इन दोनों के बीच एंगल V1 और V2 के बीच में 90 डिग्री एंगल है, और V3 और V2 के बीच भी 90 डिग्री एंगल है। तो इस केस में आपको जो आउटपुट वोल्टेज मिलेगा 0 मिलेगा। मतलब क्या है कि जब इनपुट फ्रिक्वेंसी के इक्वल होगा उस टाइम पे जो आपको आउटपुट वोल्टेज मिलेगा, मतलब कि जो एम्पलीट्यूड होगा वो कैसा होगा, 0 एम्पलीट्यूड होगा। नेक्स्ट केस 2 है। तो केस 2 के केस में अगर हमारी जो इनपुट फ्रिक्वेंसी है वो कॉर्नर फ्रिक्वेंसी से या फिर रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा हो जाती है। ज़्यादा हो जाने का क्या मतलब है कि जो आपका रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी में थोड़ा सा चेंजमेंट आ रहा है, ये चेंजमेंट आपका क्या है, प्लस डेल्टा एफ है। तो इस केस में आपका क्या होगा, जो आउटपुट वोल्टेज होगा VO1 वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा आउटपुट वोल्टेज VO2 के। तो इस केस में आपका जो एंगल में जो डिफरेंस आएगा V1 और V3 के बीच में, तो वो क्या कर जाएगा, वो इंक्रीज कर जाएगा। तो फेज डिफरेंस जो होगा V1 और V3 के बीच में वो 90 डिग्री से ज़्यादा हो जाएगा जब आपका इनपुट फ्रिक्वेंसी को आप ग्रेटर देन रख रहे हो, मतलब कि इनपुट फ्रिक्वेंसी को आपने ट्यून कर दिया, रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा पे ट्यून कर दिया। उस केस में जो फेज डिफरेंस होगा V1 और V3 के बीच में वो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री से ज़्यादा हो जाएगा। तो जब 90 डिग्री से ज़्यादा हो जाएगा तो आपका जो आउटपुट वोल्टेज होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन हो जाएगा। जो डायोड 1 के क्रॉस जो आउटपुट वोल्टेज हो जाएगा वो ज़्यादा हो जाएगा डायोड D2 के क्रॉस जो आउटपुट वोल्टेज है। तो उस केस में जो आपको आउटपुट वोल्टेज मिलेगा वो क्या मिलेगा, आउटपुट वोल्टेज हमारा क्या था, VO1 माइनस VO2 था। और इस केस में आप देख पा रहे हो कि आउटपुट वोल्टेज डायोड D1 के क्रॉस क्या है, मैक्सिमम है, मतलब ज़्यादा है। तो यहाँ से जब VO1 ज़्यादा है इसका मतलब क्या है कि पॉजिटिव वाला पार्ट आपका ज़्यादा है, नेगेटिव वाला कम है। इसका मतलब है कि जो आपका ओवरऑल आउटपुट वोल्टेज मिलेगा वो कैसा मिलेगा, आपको पॉजिटिव मिलेगा। तो अब अगर आप इसका फेजर ड्रॉ करना चाहें तो फेजर आपका क्या होगा, ये V3 आपका है रेफरेंस। और हमने देखा है कि यहाँ पे V1 और V3 के बीच जो एंगल निकल के आएगा वो कैसा आएगा, 90 डिग्री। जो फेज डिफरेंस है वो कैसा है, ज़्यादा है। तो इस केस में आपका जो V1 है वो क्या हो जाएगा, मतलब 90 डिग्री से ज़्यादा रखना है। तो 90 डिग्री, क्योंकि V1 जो आपका था ये वो यहाँ पर था, जब हमने पहला केस देखा था तो V1 हमने यहाँ ड्रॉ किया था और वो कैसा था, 90 डिग्री पे था। तो अगर आपको 90 डिग्री से ज़्यादा करना है V1 को, तो इसका मतलब क्या है कि आपको V1 को थोड़ा इधर शिफ्ट करना पड़ेगा, तब जा करके आपका 90 डिग्री से वो ज़्यादा होगा। तो आप V1 को थोड़ा सा शिफ्ट कर दीजिए। ये आपका क्या है, परपेंडिकुलर अगर आप डालेंगे तो 90 डिग्री होगा, थोड़ा सा अगर आप इधर लेकर के जाएंगे तो 90 प्लस हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, V1 हो गया। और जो आपका V2 होगा वो क्या होगा, इसी के अपोजिट में होगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा। और जो रिजल्टेंट मिलता है V1 और V3 का वो क्या मिलता है, VO1 मिलता है, आउटपुट वोल्टेज डायोड D1 के क्रॉस। और यहाँ से आउटपुट वोल्टेज D2 के क्रॉस जो मिलता है VO2 मिलता है। ये जो एंगल है आपका वो कैसा है, ये 90 प्लस 5 कर लीजिए। तो 90 प्लस 5 मतलब कि 90 से ज़्यादा है। V1 और V3 के बीच जो एंगल है आप देख भी पा रहे हो कि 90 से ज़्यादा आपको दिख रहा है। तो इस केस में आपका जो VO1 है वो ज़्यादा है और VO2 कम है आपका। तो यहाँ से जो आपको एम्पलीट्यूड मिलेगा वो कैसा मिलेगा, आउटपुट वोल्टेज क्या है, एक तरीके से आपका एम्पलीट्यूड ही है। तो एम्पलीट्यूड आपको कैसा मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा, जब आपका इनपुट फ्रिक्वेंसी कॉर्नर फ्रिक्वेंसी से या फिर जो रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी है उससे ज़्यादा पर ट्यून की गई है। थर्ड केस जो है आपका वो है, थर्ड केस अगर आप बात करो तो अगर आप कहते हो कि जो आपका इनपुट फ्रिक्वेंसी है वो क्या है, लेस देन है रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी से। इनपुट फ्रिक्वेंसी लेस देन का मतलब क्या है कि जो रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी है उसमें थोड़ा सा कमी आ रही है, थोड़ा सा चेंजमेंट आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, फ्रिक्वेंसी FM का FC माइनस डेल एफ हो जाएगा, वो क्या है आपका लेस देन रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी से। तो ये आपका क्या है, केस 3 है, ये आपका केस 3 का केस है। तो इस केस में जो आपका आउटपुट वोल्टेज होगा V1 वो क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा VO2 से। मतलब कि V1 एंड V3 के बीच जो एंगल है, जो फेज डिफरेंस होगा वो क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा 90 डिग्री से। तो इस केस में जो आपका आउटपुट वोल्टेज निकलेगा, देखिए आउटपुट वोल्टेज क्या है, VO1 क्या है, लेस देन है, VO2 ज़्यादा है। मतलब कि आउटपुट वोल्टेज जो डायोड D2 के क्रॉस है वो ग्रेटर देन है। इसका मतलब क्या है कि नेगेटिव वाला पार्ट आपका ज़्यादा है। तो इस केस में आप कह सकते हो कि जो आपका आउटपुट वोल्टेज मिलेगा वो कैसा मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। मतलब कि जो आपको एम्पलीट्यूड मिलेगा वो कैसा मिलेगा, नेगेटिव एम्पलीट्यूड मिलेगा। यहाँ से अगर आप फेजर डायग्राम ड्रॉ करें तो ये आपका क्या है, V3 आपने रेफरेंस ले लिया। अब V1 और V3 में जो फेज डिफरेंस है वो 90 डिग्री से कम है। कम का मतलब क्या है कि जो आपका V1 है 90 डिग्री से कम का मतलब है कि V1 आपका अब इधर साइड शिफ्ट होगा, मतलब कि लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा। तो V1 को आप इधर शिफ्ट कर दीजिए।
तो ये आपका देखिए 90 डिग्री से कम होगा, क्योंकि ये वाला प्लेन जो होगा परपेंडिकुलर वो आपका 90 होगा, 90 से कम रखना है, इसलिए V1 को आप क्या करिए लेफ्ट साइड शिफ्ट करिए। तो ये जो इसका रिजल्टेंट मिलेगा वो VO1 मिलेगा, डायोड 1 के क्रॉस जो आपका वोल्टेज होगा, और ये इसके अपोजिट में आपका क्या था V2 होगा। तो ये आपका V2 हो गया, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट मिलेगा वो आपको क्या मिलेगा VO2 मिलेगा। तो यहाँ पर ये जो एंगल है आपका, ये एंगल क्या है 90 -5 है, मतलब कि 90 डिग्री से कम है आपका V1 और V3 के बीच जो एंगल है। तो इस केस में जो आपको एम्पलीट्यूड मिल रहा है वो कैसा मिल रहा है, नेगेटिव मिल रहा है। तो अब अगर आप इसका ग्राफ ड्रॉ करें, तो इसका जब कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ये आपका क्या है कैरियर फ्रिक्वेंसी है। तो जब हमने इनपुट फ्रिक्वेंसी को कैरियर फ्रिक्वेंसी पे ट्यून किया था तो हमारा एम्पलीट्यूड 0 था। तो आपका ये आउटपुट वोल्टेज है, और ये क्या है फ्रिक्वेंसी है FC, मतलब रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी। तो जब रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी इनपुट फ्रिक्वेंसी की इक्वल थी तो एम्पलीट्यूड 0 था, इसका मतलब कि आपको कोई भी एम्पलीट्यूड कोई भी आउटपुट वोल्टेज नहीं मिल रहा है, तो 0 है। जब आपने रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी इनपुट फ्रिक्वेंसी को FC प्लस डेल्टा F पर ट्यून्ड किया था, उस केस में जो आपका एम्पलीट्यूड था वो कैसा था, पॉजिटिव आपको मिला था। तो ये देखिए आपको जो एम्पलीट्यूड मिलेगा यहाँ से वो आपको पॉजिटिव मिलेगा, या आपको ये एम्पलीट्यूड पॉजिटिव मिल रहा है। जब जो आपका नेगेटिव मतलब कि ट्यून जो आपने किया था FC माइनस डेल्टा F पर किया था, मतलब कि इनपुट फ्रिक्वेंसी आपकी रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी से कम थी, तो उस केस में आपको नेगेटिव एम्पलीट्यूड मिल रहा था। तो ये आपको नेगेटिव एम्पलीट्यूड मिल गया। इसका मतलब क्या है कि यहाँ से हमें एम्पलीट्यूड मिल रहा है, जो भी हमने अभी आउटपुट वोल्टेज ड्रॉ किए थे, मतलब फाइंड आउट किए थे कि जो हमारा इनपुट फ्रिक्वेंसी ज़्यादा थी रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी से, तो हमें पॉजिटिव एम्पलीट्यूड मिल रहा था, और जब इनपुट फ्रिक्वेंसी हमारी कम थी रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी से तो हमारा नेगेटिव एम्पलीट्यूड मिल रहा था। तो ये हमारा क्या हो गया, एम्पलीट्यूड हो गया। अब ये हमारा क्या है, इतना जो एम्पलीट्यूड हमें मिल रहा है वो लीनियर मिल रहा है, और यही हमारी क्या है यूजफुल रेंज है। तो इस तरीके से जो हमें यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक मिल रही है, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक, वो एस शेप की मिल रही है, जैसे प्रीवियस में हमें मिली थी फ्रिक्वेंसी डिस्क्रिमिनेटर में। तो यहाँ पर हमने देखा कि हमारा जो AM जनरेट हो रहा है या फिर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव मिल रही है, वो कैसे मिल रही है, फेज में डिफरेंस की वजह से हमें AM मॉड्यूलेटेड वेव मिल रही है। अब ये जो AM मॉड्यूलेटेड वेव मिली है, इसको अगर हम स्लोप डिटेक्टर से पास कर दें, जो हमारा इसके बाद एनालॉग डिटेक्टर लगा हुआ है, इसे जब हम पास कर देंगे तो हमें जो हमारा मैसेज सिग्नल है, जो ओरिजिनल मैसेज सिग्नल है, वो रिकवर होकर के मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ पर अभी हमें क्या है फ्रिक्वेंसी भी मिल रही है। ये आपका यहाँ पर केवल एम्पलीट्यूड दिखाया गया, लेकिन इसके बाद आपको यहाँ पर फ्रिक्वेंसी भी मिल रही है, ऐसे ऐसे इधर भी और इधर भी। तो फ्रिक्वेंसी को हटा करके आपका जितना भी एम्पलीट्यूड वाला पार्ट है, मतलब स्लोप ही हमें चाहिए। तो यहाँ से हम इसको जब पास करेंगे एनालॉग डिटेक्टर से, तो यहाँ से हमें केवल जो स्लोप है एम्पलीट्यूड का वो ऑब्टेन हो जाएगा, बाकी जो फ्रिक्वेंसी में वेरिएशन है वो आपका एलिमिनेट हो जाएगा। लेकिन ये आपका एस शेप का कैरेक्टरिस्टिक है। इस जो भी आपका फोस्टर स्लिट डिस्क्रिमिनेटर मेथड है, इसमें भी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। इसका डिमेरिट ये है कि इसमें जो हम ट्रांसफार्मर यूज़ कर रहे हैं ट्यूनिंग के लिए, तो वो ट्रांसफार्मर क्या है, एक तो हम एक ही ट्रांसफार्मर यूज़ कर रहे हैं, तो एक तरीके से उसका कॉस्ट बहुत हाई हो जाता है और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करता है, क्योंकि वो ट्रांसफार्मर है, अपने आप में ये कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है। और जो दूसरा जो इसका डिमेरिट है वो क्या आता है कि इसमें अभी भी हमारा एम्पलीट्यूड में लिमिटेशन हम नहीं देख पा रहे हैं। तो मतलब कि ये एम्पलीट्यूड में लिमिटेशन प्रोवाइड नहीं करता है। तो इसके लिए अगर हमें एम्पलीट्यूड में लिमिटेशन करना है, मतलब एम्पलीट्यूड को लिमिट करना है, तो हमें एक जो एनवेलप डिटेक्टर है उसके पहले हमें एक लगाना पड़ेगा एम्पलीट्यूड लिमिटर सर्किट। तो वो भी एक तरीके से क्या कर देगा, आपके कॉस्ट को इंक्रीज़ कर देगा, और आपको एम्पलीट्यूड को लिमिट करने के लिए एक एम्पलीट्यूड लिमिटर सर्किट का यूज़ करना पड़ रहा है। तो ये एक तरीके से इस सर्किट का क्या है डिमेरिट है कि ये एम्पलीट्यूड को लिमिट नहीं कर रहा है। डिमेरिट के साथ साथ इसके पास कुछ मेरिट्स भी हैं कि आप जो भी कैरियर फ्रिक्वेंसी पर ट्यून्ड कर रहे हो प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग को, जो भी ट्रांसफार्मर हमने यूज़ किया था उन दोनों ट्रांसफार्मर को जो आप ट्यून्ड कर रहे हो एक ही फ्रिक्वेंसी पर, तो बहुत ही ईजिली दोनों प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग्स FC पर या फिर जो आपकी रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी है उस पर क्या हो जाती हैं, ट्यून्ड हो जाती हैं। मतलब कि बहुत ही ईजी होता है कि आप एडजस्ट कर सकते हो प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग को। और यहाँ से हम देख रहे हैं कि जो आपके पास जो कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करके आ रही है वो लीनियर है, आपके पास बहुत ही लीनियर रेंज मिल जा रहा है एम्पलीट्यूड का। तो ये सर्किट के लिए क्या है एडवांटेज है। तो इतना था हमारा फोस्टर स्लिट डिस्क्रिमिनेटर के बारे में। अब जो इसका डिमेरिट है कि हमें एम्पलीट्यूड लिमिट करने की प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको हम रेशियो डिटेक्टर में ओवरकम करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम रेशियो डिटेक्टर पढ़ेंगे।